हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? परफेक्ट। हम लोग चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ एक रूल देखा है और वो रूल था डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा रूल जो एचयूएफ के लिए वो देखेंगे, फिर इमीडिएट कंपनी के लिए देख लेंगे और फिर उसके बाद बाकी पर्सन्स के लिए भी देख लेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना समय इंडिविजुअल के लिए लगा है उतना समय बाकी में नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। राइट, 5-5 मिनट में एक एक रूल होता जाएगा, मैक्स 10 मिनट एक रूल में। राइट, चलिए आइए देखिए रूल्स टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एचयूएफ। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंडेंट होगा प्लेस ऑफ कंट्रोल पे। प्लेस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग कहां पे हो रही है एचयूएफ की। अगर एचयूएफ की डिसीजन मेकिंग इंडिया में हो रही है तो वो रेजिडेंट एचयूएफ है, और अगर उस एचयूएफ की डिसीजन मेकिंग आउटसाइड इंडिया हो रही है, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं एचयूएफ से रिलेटेड, वो अगर इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं तो वो नॉन रेजिडेंट है। अच्छा, अगर थोड़े इंडिया में हो थोड़े बाहर लिए जा रहे हो तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए हम ऐसे कहेंगे कि अगर मतलब 1% डिसीजन भी अगर इंडिया में लिए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? रेजिडेंट। सारे के सारे 100% डिसीजन जब आउटसाइड इंडिया होते हैं ना, तभी नॉन रेजिडेंट है। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फैमिली क्या होगी? डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ कंट्रोल। इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एचयूएफ इज होली इन इंडिया देन इट इज रेजिडेंट, होली आउट ऑफ इंडिया देन इट इज नॉन रेजिडेंट, partly in India and partly outside India, then it is resident. If it is wholly in India or if it is partly in India, then it is resident, and if it is wholly outside India, then it is non-resident. Control and management situated at a place where the decision concerning the affairs of the family are taken. Although it is Karta who normally has control and management of the affairs of HUF, yet any other co-partner can control and manage the affairs. Although it is Karta who normally has control and management of the affairs of the HUF, yet any other co-partner can control and manage the affairs. ये बात क्या लिखी है कि नॉर्मली तो कर्ता का मतलब होता है हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है। नॉर्मली तो कर्ता के पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है एचयूएफ का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या कर रहा हो? एनी अदर को-पार्टनर कैन कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर्स। हो सकता है कोई और को-पार्टनर मैनेज कर रहा हो अफेयर्स को, तो ऐसे केस में वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, ठीक है। को-पार्टनर का मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना, एनीबडी हु कैन डिमांड पार्टीशन इज को-पार्टनर, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि नहीं कुछ फैमिलीज में कि फादर 60 इयर्स के हैं, 65 इयर्स के हैं, बेटा 40 साल का है और बेटा ही सारी फैमिली के डिसीजन ले रहा है, होता है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो कर्ता ऑफ द फैमिली हो गया वो कौन हो गया? बेटा हो गया इस केस में। राइट, तो जहां पे भी डिसीजन हो रहे हैं, अब वो कहां से डिसीजन ले रहा है करता, दैट नीड टू बी सीन। इफ ही इज टेकिंग डिसीजन फ्रॉम इंडिया ईदर होली और पार्टली, देन इट इज रेजिडेंट एचयूएफ, एंड इन केस द कर्ता टेक्स द डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू एचयूएफ आउटसाइड इंडिया, देन द एचयूएफ इज नॉन रेजिडेंट। व्हेन अ रेजिडेंट एचयूएफ इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, ये रेजिडेंट एचयूएफ कब ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा? A resident HUF is ordinarily resident in India if Karta of the HUF satisfies both the following additional condition. कहता है एक HUF ordinarily resident तब कहलाएगी जब Karta of the HUF दोनों additional condition को satisfy करेगा। If Karta of the HUF satisfies both the following additional condition. क्या आपने इस चीज को नोटिस किया? क्या लिखा है? एक रेजिडेंट HUF ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगी, ये बात डिपेंड करेगा अगर कर्ता सेटिस्फाई करता है दो एडिशनल कंडीशन को। और दो एडिशनल कंडीशन क्या है? पहली एडिशनल कंडीशन, कर्ता हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। देखा हुआ कंडीशन आपका, पिछले 10 सालों में 2 साल कर्ता रेजिडेंट हो। और दूसरा क्या कहता है? कर्ता हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 डेज और मोर ड्यूरिंग 7 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले 7 सालों में कर्ता 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा हो। राइट, तो अब ऐसे समझ लीजिए
एचयूएफ रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, इसके लिए देखना होगा एचयूएफ का डिसीजन कहां होता है। एचयूएफ ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नहीं, इसके लिए देखना होगा कर्ता दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यानी यहां पे भी एडिशनल कंडीशन है एचयूएफ के केस में भी, लेकिन वो एडिशनल कंडीशन एचयूएफ को सेटिस्फाई नहीं करनी, वो एडिशनल कंडीशन कर्ता को सेटिस्फाई करनी है, तब एचयूएफ ऑर्डिनरली रेजिडेंट कहलाएगा। इंडिविजुअल में भी यही एडिशनल कंडीशन थी, लेकिन इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल खुद ये दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन एचयूएफ के केस में कर्ता ये दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। When an resident HUF is not ordinarily resident, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं कर्ता के द्वारा तो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो जाएगा। इफ कर्ता ऑफ द रेजिडेंट HUF does not satisfy both the additional condition, family is treated as resident but not ordinarily resident। हो गई बात HUF की कंप्लीट। ठीक है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कंट्रोल और मैनेजमेंट कहां पे सिचुएटेड है इस पे डिपेंडेंट था। अब नाउ कमिंग टू कंपनी, रूल्स टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। A person being a company shall be said to be resident in India in any previous year if number one it is an Indian company, दूसरा its place of effective management at any time in that year is in India। पहला क्या कहता है, a person being a company shall be said to be resident in previous year if it is an Indian company, मतलब अगर इंडियन कंपनी है तब तो वो रेजिडेंट है ही। Now the question arises, what is an Indian company? इंडियन कंपनी क्या होती है? एक कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या फिर 1956 या फिर उससे पुराने वाले किसी भी कंपनीज एक्ट के तहत, इंडिया वाले कंपनीज एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी है। ठीक है, डू नॉट कंपेयर इट विद डोमेस्टिक कंपनी एंड डू नॉट फॉरगेट व्हाट इज डोमेस्टिक कंपनी। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में डोमेस्टिक कंपनी पढ़ा था। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी है जिससे टैक्स रेट कम लिया जा रहा है, वो कौन है? इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है। एक फॉरेन कंपनी जो अपना पूरा डिविडेंड डिक्लेयर पे सब इंडिया में करती है, वो भी क्या कहलाती है? डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, वी आर टॉकिंग ऑफ इंडियन कंपनी ओनली ओवर हियर। ठीक है, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट है। बाकी कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी कब रेजिडेंट होगी? इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन दैट ईयर इज इन इंडिया। इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस अगर किसी भी समय इंडिया में था, इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, एक्चुअली जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है ना, उसी को प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आप ये वर्ड याद रखिएगा, व्हाट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जहां पे मीटिंग होती है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। और अगर ये इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी भी रेजिडेंट कहलाएगी। आपको पता है कुछ समय पहले तक ऐसा नहीं होता था, ये लॉ चेंज हुआ है थोड़ा सा। पहले होता था इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, दूसरा होता था इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट ऑल टाइम इन दैट ईयर इज इन इंडिया। एट एनी टाइम नहीं था, पहले यहां पे हुआ करता था एट ऑल टाइम। तो क्या होता था मैं आपको बताऊं, जैसे जो भी फॉरेन कंपनीज है ना, वो क्या करती थी, इंडिया में ऑपरेट करती है पूरी तरीके से, सारे के सारे डिसीजन कहां होते हैं? इंडिया में होते हैं। लेकिन वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग करने के लिए इंडिया के बाहर चले जाते थे। ठीक है, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का प्रचलन चल गया है, कहीं और जाके शादी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कंपनी के डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करने के लिए बाहर चले जाते थे। वो एक मीटिंग करने कहीं दुबई चले जाते थे, हॉलीडे का हॉलीडे हो गया, मीटिंग भी हो गया। दुबई चले जाते थे, मॉरिशस चले जाते थे, सिंगापुर चले जाते थे, स्विट्जरलैंड चले जाते थे, इस तरीके से बाहर चले जाते थे। और लॉ क्या कहता था कि जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट ऑल टाइम शुड बी इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी पूरा इंडिया में काम करती थी, सारी मीटिंग यहीं पे करती थी, सब कुछ करती थी, सब पैसा यहीं पे कमा रही है, लेकिन एक मीटिंग करने बाहर चली जाती थी, जिसकी वजह से वो नॉन रेजिडेंट बन जाती थी। गवर्नमेंट ने कहा ये तो बड़ी चालाकी हो रही है, अब एक काम करते हैं, हम एट एनी टाइम की जगह इसको एट ऑल टाइम की जगह कर देते हैं इसको एट एनी टाइम। अगर कभी भी इंडिया में था तो आप रेजिडेंट हो। अब एक बात बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सारी मीटिंग बाहर हो जाती है, ऐसा पॉसिबल भी है? नहीं। अरे कभी कभी कंपनी से रिलेटेड डिसीजन इतने अर्जेंट हो जाते हैं ना कि एक मिनट में अभी मीटिंग बैठानी है, एक घंटे का भी टाइम नहीं है, इतना कभी कभी डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि सब कुछ बाहर हो जाए। अगर आप इंडिया में एक कंपनी बना रखे हो, यहाँ पे ऑपरेट करते हो,
तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बार आप डिसीजन यहीं बैठ के लिए ही होगे डायरेक्टर्स मीटिंग में, ठीक है। तो अब ये तो चालबाजी नहीं हो पाएगी कि जब जब हम मीटिंग करना होता है तो बाहर कर लेते हैं। कभी कभी आप प्लान करके बाहर कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी तो फ्रीक्वेंट मीटिंग हो गई होगी, ठीक है, बहुत सारे डिसीजन बहुत फ्रीक्वेंट हो गए होंगे, राइट। तो ऐसे केस में अब ये पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भी चालाकी की, कहा एट एनी टाइम अगर इंडिया में था तो आप क्या हो, रेजिडेंट कहलाओगे, ठीक है। कंपनी के केस में ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली होता ही नहीं है, इसलिए बात खत्म हो गई, ठीक है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर कंडक्ट ऑफ एंटिटीज बिजनेस एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन, आपको पता है की मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बीओडी की मीटिंग अगेन। वैसे तो देखिए कंपनीज में दो तरीके की मीटिंग होती है, एक डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, एक शेयर होल्डर की मीटिंग होती है। क्या कुछ डिसीजन शेयर होल्डर की मीटिंग में भी लिए जाते हैं, ऑब्वियसली लिए जाते हैं, शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है और बड़े सारे डिसीजन शेयर होल्डर की मीटिंग में लिए जाते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर की मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं वो की मैनेजमेंट डिसीजन नहीं होते हैं, ठीक है। की मैनेजमेंट डिसीजन कौन से होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब बीओडी मीटिंग से ही है। तो बस चलिए बात क्लियर हो गई। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, ऐसे आप लिख सकते हैं, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी इज रेजिडेंट इफ इवन अ सिंगल बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। और इस बोर्ड मीटिंग के लिए वर्ड क्या यूज किया गया है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये वर्ड भी याद रखिएगा, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। नाउ आखिरी रूल जो बाकी लोगों पे अप्लाई होता है, रूल्स टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी, बीओआई और कौन कौन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, इन सब के लिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे ये बात डिपेंडेंट है, जैसा एचयूएफ के केस में लिखा था, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स देखा जाएगा। अगर ये होली इन इंडिया है तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट, अगर थोड़ा भी इंडिया में है भाई साहब तो रेजिडेंट, थोड़ा भी इंडिया में है तो रेजिडेंट। एग्जैक्टली सेम वर्डिंग आपने एचयूएफ में देखी थी कि नहीं, सेम वर्डिंग आपने एचयूएफ में देखी थी कि नहीं, आपने सेम वर्डिंग एचयूएफ में देखी थी। अगर सेम वर्डिंग एचयूएफ में लिखी हुई थी, ठीक है, मैं कहता हूं अगर सेम वर्डिंग एचयूएफ में लिखी हुई थी तो इसका रूल अलग से क्यों लिखा हुआ है फिर, जब सेम वर्डिंग थी तो वहीं पे एचयूएफ के साथ साथ बाकी लोग भी लिख देने चाहिए थे। नहीं, एचयूएफ के रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एक बार एचयूएफ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट बन जाती है तो फर्दर एक बात आती है, रेजिडेंट बनने के बाद एक फर्दर बात आती है कि एचयूएफ ऑर्डिनरली है कि नॉट ऑर्डिनरली। लेकिन बाकी पर्संस के केस में ये कंडीशन नहीं होती है, बस रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, रूल ओवर हो जाता है। ये रूल यहीं ओवर हो गया। एचयूएफ के केस में रूल एक्सटेंडेड था, बड़ा था थोड़ा, इसलिए ये अलग से लिखा हुआ है। फर्म ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, ये बात भी समझने वाली है कि फर्म रेजिडेंट है और पार्टनर नॉन रेजिडेंट है, बिल्कुल हो सकता है। पार्टनर रेजिडेंट है, फर्म नॉन रेजिडेंट हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि पार्टनर का रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट होना डिपेंड करता है पार्टनर इंडिया में कितने दिन है, और फर्म का डिपेंड करता है कि इसका डिसीजन कहां लिया गया है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बताइए जरा सर। पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर इसके ए बी सी, ए जो है यही डिसीजन मेकर है, ये दुबई में रहता है, ये दोनों पार्टनर इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इंडिया में रहने की वजह से बी रेजिडेंट है, सी रेजिडेंट है, ये ए नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। सारे डिसीजन ए लेता है, ठीक है। जल्दी बताइए फर्म क्या कहलाएगी, फर्म हो जाएगी हमारी नॉन रेजिडेंट, फर्म हो जाएगी हमारी नॉन रेजिडेंट। क्यों, क्योंकि सारे डिसीजन आउटसाइड इंडिया है। अच्छा ये देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं और ये कहूं कि मान लो ए 80% डिसीजन लेता है, 10% ये लेता है, 10% ये लेता है, अब बताइए ये फर्म क्या कहलाएगी। तो अगर थोड़ा सा भी डिसीजन इंडिया में हो गया तो ये रेजिडेंट हो जाएगी, थोड़ा सा भी डिसीजन अगर इंडिया में हो गया, 1% डिसीजन भी इंडिया में हो गया तो रेजिडेंट हो जाएगी, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं आपसे।
एक फॉरेन कंपनी है, इसका नाम है AINC, ठीक है, इट्स एन फॉरेन कंपनी, ठीक है। इसकी 5 BOD मीटिंग होती है, 4 लंदन में होती है, 1 इंडिया में होती है। इसका स्टेटस बताइए। अगर एक फॉरेन कंपनी का किसी भी समय प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में था, यानी BOD मीटिंग इंडिया में हुई, तो वो रेजिडेंट हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ये रेजिडेंट है, ठीक है। A लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, इसकी 5 BOD मीटिंग होती है और ऑल 5 होती है, ऑल 5 इन स्विट्जरलैंड। A लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है इनकी, और पांचों की पांचों स्विट्जरलैंड में होती है। बताइए क्या है? इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है। Now coming to the last heading of this chapter, and this is residential relationship between residential status and incidence of tax. तो हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस जान लिए, अब हमें जानना होगा कि इनकम कितने प्रकार की होती है। तो इनकम 2 प्रकार की होती है। इनकम इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी इनकम होती है? इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम क्या होती है? सबसे पहले सीखिए इंडियन इनकम क्या होती है। इफ द इनकम इज रिसीव्ड, ब्रैकेट में क्या लिखा है नहीं पढ़ रहे हैं, इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इफ द इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और एक्रूज, ब्रैकेट में नहीं पढ़ेंगे, इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अभी तक क्या पढ़े? अगर इनकम इंडिया में रिसीव हो जाए या फिर इंडिया में इनकम एक्रू हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? इंडिया में इनकम रिसीव हो जाए या फिर इंडिया में इनकम एक्रू हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? इंडियन इनकम। इस बात को समझते हैं हम लोग। इंडिया में इनकम रिसीव होने का मतलब क्या है और एक्रू का मतलब क्या होता है। रिसीव तो आप समझते हैं, पैसे कहां मिले, रिसीव इज ए वेरी सिंपल वर्ड, पैसे कहां पे मिले। एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू कह लीजिए या एराइज कह लीजिए, इज वन एंड द सेम थिंग। एक्रू होना, इनकम का एराइज होना इज वन एंड द सेम थिंग। 2 बातों को समझेंगे यहां पे एक्रू एराइज में। पहला कि अगर आपको कुछ परफॉर्म करना है कि आपको परफॉर्म नहीं करना है, लिख के बात करते हैं। एक्रू या फिर एराइज का मतलब क्या होता है? अगर आपको परफॉर्म करना है, इफ योर वर्क रिक्वायर्स सम परफॉर्मेंस टू बी डन, ठीक है, तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वही प्लेस ऑफ एक्रूअल होता है। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज प्लेस ऑफ एक्रूअल। इफ नो परफॉर्मेंस इज रिक्वायर्ड, कोई परफॉर्मेंस नहीं करना है, कुछ परफॉर्म नहीं करना है, तो प्लेस ऑफ डील इज प्लेस ऑफ एक्रूअल। मैं समझाता हूं, बहुत आराम से समझिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। और एक्रूअल को ही एराइज भी कहते हैं। एक्रू कह लीजिए, एराइज कह लीजिए, ये एक ही वर्ड है। अब ये होता क्या है, कहां एराइज होती है एक इनकम? अगर परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है। जैसे शाहरुख खान स्टेज शो करने अमेरिका जाते हैं, शाहरुख खान स्टेज शो करने अमेरिका जाते हैं। पता है, स्टेज शो करने जा रहे हैं, डांस करने जा रहे हैं, ठीक है, कहां? अमेरिका में। डज इट रिक्वायर परफॉर्मेंस? हाँ, यहां उन्हें नाचना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जहां परफॉर्म वो कर रहे हैं, कहां परफॉर्म कर रहे हैं? अमेरिका में। तो इसलिए ये इनकम एक्रू कहां हुई? अमेरिका में। अब वो अमेरिका से जब वापस इंडिया आ जाते हैं ना, तो इंडिया में उनको पैसे मिलते हैं इस काम के, तो रिसीव कहां हुआ? इंडिया में। फिर से मैं समझाता हूं। शाहरुख खान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इंडिया में, शाहरुख खान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं इंडिया में टू डू अ स्टेज शो इन अमेरिका। लिख के बात करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया
इंडिया में, ठीक है। स्टेज शो कहां होगा? यूएसए में। मनी कहां रिसीव हुआ? मान लेते हैं यूएसए में। तो अब मुझे बताइए इस पूरे केस में एक्रूवल कहां हुआ है? इस पूरे केस में एक्रूवल कहां हुआ है? एक्रूवल कहां हुआ है? परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, हाँ, जहां परफॉर्म हुआ है, परफॉर्म कहां हुआ है? यूएसए में, तो एक्रूवल यूएसए में हुआ। ये स्टेज शो यूएसए में होता ना, इसलिए एक्रूवल यूएसए। और रिसीव कहां हुआ है? रिसीव भी हुआ है यूएसए में। तो इंडियन इनकम की डेफिनेशन ये है कि अगर इनकम या तो एक्रू हो जाए इंडिया में, या तो रिसीव हो जाए इंडिया में, कुछ भी इंडिया में हो गया तो वो इंडियन इनकम है। तो ये इंडियन इनकम नहीं है, क्योंकि ये एक्रू और रिसीव दोनों बाहर हुई। लेकिन मान लीजिए यहां पे मैं कह दूं कि ये रिसीव इंडिया में हुई है, तो ये रिसीव अगर इंडिया में हो गई, भले एक्रूवल कहीं भी हुआ हो, ये क्या बन जाएगी? इंडियन इनकम। So what is Indian income? If the income is either accrued, if the income either accrues in India or it is received in India, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंडियन इनकम। ठीक है, जल्दी बताइए, एक फॉरेन हॉलीवुड स्टार है कोई, इंडिया आता है, हॉलीवुड स्टार आता है इंडिया एक डांस परफॉर्मेंस के लिए, और फिर वो यूएसए चला जाता है, वहां उसे पेमेंट मिल जाती है। ये इनकम कैसी है? इंडियन इनकम है। पता है क्यों? क्योंकि एक्रू इंडिया में हो गई, परफॉर्म किया ना उसने इंडिया में, तो इंडियन इनकम हो गई। ठीक है, मान लीजिए एक फॉरेन क्रिकेटर है, फॉरेन क्रिकेटर है और वो इंडिया आके क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और जीत जाता है और अपनी कंट्री में जाके उसे पैसे मिलते हैं। चलिए आइए एक कॉम्प्लेक्स केस बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, ठीक है, प्ले का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, प्ले करता है वो इंडिया में, फिर मनी उसे मिलती है दुबई में ड्यूरिंग पार्टी, वो जीत जाता है इसलिए पार्टी के दौरान दुबई में उसे पैसे मिलते हैं। आपको बताना है ये इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है। ये क्रिकेटर है, प्ले खेलता है तो परफॉर्म करता है कुछ, हाँ कुछ परफॉर्म करता है, तो जहां परफॉर्म किया है वो एक्रूवल हो रहा है, तो इंडिया में एक्रू हुआ है। अब रिसीव कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में एक्रू हो गया ना, एक्रू या रिसीव में से कुछ भी हो जाए इंडियन इनकम है, तो ये इंडियन इनकम हो गई। सबको समझ में आ रहा है इंडियन इनकम क्या होती है? एक बात बताइए, मैं इंडिया में पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे दुबई की एक कंपनी ने बोला कि आपको यहां आके एक लेक्चर देना है। मैं दुबई गया, वहां लेक्चर दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे साइन हो गया था इंडिया में ही। मैं दुबई गया, वहां लेक्चर दिया, वहीं पे मुझे पैसे रिसीव हो गए। जल्दी बताइए इंडियन इनकम है फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम है ये, क्योंकि मैंने परफॉर्म किया है, मैंने लेक्चर दिया है, मैं कुछ किया हूं, ठीक है, तो जहां पे परफॉर्म किया वहीं एक्रू हुआ, दुबई में ही पैसा रिसीव भी हुआ था, तो एक्रूवल और रिसिप्ट दोनों ही दुबई में हो गया, ये फॉरेन इनकम हो गई। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? अब देखिए यहां पे कहता है कि इनकम रिसीव हो गई हो इंडिया में या फिर एक्रू हो गई हो इंडिया में, ठीक है, या फिर और एक्रूज एंड रिसीव बोथ इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज सेड टू बी इंडियन इनकम। भाई साहब जब ये कह दिया गया एक्रू या रिसीव में से कुछ भी हो जाए इंडियन इनकम है, तो दोनों हो गया तो इंडियन इनकम तो होगी ही। इन इनकम टैक्स को ना बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, चालबाजों से भरा देश है हमारा। गवर्नमेंट को डर लग रहा था अगर हम सिर्फ इतना लिख देंगे एक्रू इन इंडिया हुआ हो या रिसीव इन इंडिया हुआ हो, तो जो जिसका दोनों हुआ होगा वो कहेगा नहीं लॉ में ये कहां लिखा है, लॉ में तो ये लिखा है ना या तो एक्रू हुआ हो या तो रिसीव हुआ हो, मेरा तो दोनों हुआ है इसलिए ये इंडियन इनकम नहीं है। मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए तो बात कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन ये लॉ बन रहा है ना इसलिए ये सब लिखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज तो ग्रामेटिकली तो बात तो कंप्लीट थी कि भाई एक्रू या रिसीव में से कुछ भी हो गया तो इंडियन इनकम है, तो दोनों होगा तो ऑब्वियसली इंडियन इनकम है, क्योंकि दोनों में से कोई एक हो जाने पे भी इंडियन इनकम हो जाती है। आई होप यहां तक करेक्ट है।
अब हम ब्रैकेट की बात को समझेंगे। अब ब्रैकेट की बात को देखिए, लिखा है इफ द इनकम इज रिसीव्ड के बाद ब्रैकेट में और डीम टू बी रिसीव्ड। अब ये डीम टू बी रिसीव्ड क्या होता है? मान लीजिए सलमान खान दुबई जाते हैं स्टेज शो के लिए, ठीक है, और स्टेज शो के बाद उनको बोला जाता है कि ये पकड़िए पैसे। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे पैसे मत दीजिए, मैंने ना कैटरीना कैफ से उधार लिए, ठीक है, और इतना ही पैसा लिया जितना आप मुझे दे रहे हैं, तो आप एक काम करिए ना, इंडिया में कैटरीना कैफ को ये पैसे दिलवा दीजिए। तो जो स्टेज शो ऑर्गेनाइजर था उसने इंडिया में कैटरीना कैफ को वो पैसे दिलवा दिए। तो सलमान खान को पैसा मिला कि नहीं मिला? भाई मिला तो है ही है, वो लेने की बजाय कैटरीना कैफ को दिलवा दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड। अब प्रश्न ये उठता है डीम टू बी रिसीव्ड कहां, दुबई में बोले या इंडिया में बोले? तो जहां रिसीव हुआ है वहीं पे माना जाएगा। इंडिया में रिसीव हुआ है तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया फॉर सलमान खान। एक्चुअल में तो सलमान खान ने रिसीव ही नहीं किया ना, but this shall be deemed that Salman Khan has received, but where the money was received in India, so it shall be deemed that the money has been received in India। ठीक है, तो डीम टू बी रिसीव्ड का यही एक एग्जांपल है जो आपने समझा। अब आते हैं, बात करते हैं यहां पे डीम टू एक्रू। देखिए एक्रू का मतलब ये अराइज भी होता है। अब डीम टू एक्रू या फिर अराइज, ये क्या चीज हुआ, मैं समझाता हूं इस बात को। पहले आपको एक दर्द बताता हूं, कितना बड़ा दर्द है। इस दर्द को कम करने के लिए ये डीम टू एक्रू का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो जब तक मैं वो दर्द आपको दूंगा नहीं ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर मजा ही नहीं आएगा कि भाई ये है क्या। आप इंडियन एम्बेसी समझते हैं? यस, आप समझते होंगे इंडियन एम्बेसीज, भारतीय राजदूत हिंदी में बोलते हैं, जो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे यहां से कुछ एम्बेसीज जो हैं, इंडियन एम्बेसीज, वो पाकिस्तान में होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ चाइना में है, कुछ बांग्लादेश में है, कुछ अमेरिका में है, हर जगह है पूरी दुनिया में, वो कहलाते हैं इंडियन एम्बेसीज। उसी तरीके से बिल्कुल दूसरी जगह के भी लोग हमारे देश, अपने अपने देश को हमारे देश में रह के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे देश में भी कुछ पाकिस्तान से आए हैं, कुछ चाइना से आए हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली फॉरेन एम्बेसीज कहलाते हैं। तो दिल्ली में एक जगह भी है, एम्बेसी एरिया है वो पूरा, ठीक है, तो एम्बेसी कॉलोनी है वो, जितने भी एम्बेसीज हैं वो सारे वहीं पे रहते हैं, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से उनको बंगला, गाड़ी सब कुछ मिलता है। वैसे ही हमारे देश से भी जो एम्बेसीज जाते हैं विदेश में, उनको भी वो सरकार बड़ा ही इज्जत तवज्जो देती है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, इन जो इंडियन एम्बेसीज, यहाँ के एम्बेसीज जो है, जो विदेशों में जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको तनख्वाह कौन देता है, सैलरी कौन देता है? इनको सैलरी देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक बात है भाई, हमारे देश को जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग विदेश में है। अब यहां से जो यूएस में एम्बेसी गया हुआ, इंडियन एम्बेसी जो यूएस में है, उसका नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे के हिसाब से इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाती होगी। जो इंडियन एम्बेसी यूएस में है, मैं जानना चाहता हूं कि इसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाती होगी। नॉन रेजिडेंट हो जाता होगा, वो इंडिया में स्टे किया ही नहीं है, वो तो 365 दिन हो सकता है, कहां है, अमेरिका में है, तो ये नॉन रेजिडेंट होता है। हम जानना चाहते हैं इसकी सैलरी एक्रू कहां होती है, इसकी सैलरी एक्रू कहां होती है। डज इट रिक्वायर सम परफॉर्मेंस, ये कुछ काम कर रहा है, हाँ ये परफॉर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है, तो कहां पे कर रहा है, यूएस में कर रहा है, तो इसकी सैलरी एक्रू आउटसाइड इंडिया हो रही है, एक्रू आउटसाइड इंडिया हो रही है। मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार जो उसे सैलरी देती है वो कहां पर भेजवाती है, वो यूएस में उसके अकाउंट में डालती होगी या इंडिया में ही दे देती होगी। वो यूएस भेजती है, वो वहीं पे है, तो उसको सैलरी भी वहीं चाहिए, ठीक है। तो रिसीव भी कहां पे होती है तनख्वाह, आउटसाइड इंडिया। यानी ये जो इनकम होती है, ये कौन सी इनकम हो गई एज पर लॉ, फॉरेन इनकम। और ये बंदा है नॉन रेजिडेंट, क्या एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम पे टैक्स देता? अरे इंडियन इनकम होती तो दे भी देता, फॉरेन इनकम पे नॉन रेजिडेंट टैक्स थोड़ी ना देगा। यानी ये बन गया केस नॉट टैक्सेबल इंडिया का। अब भारत सरकार कह रही है कि तनख्वाह हम दे रहे हैं, टैक्स कोई और लेगा,
अरे जब हम कुछ नहीं देते तब हम टैक्स नोच लेते हैं, हम लोग तो उसमें के हैं। जब हम तनख्वाह देंगे तो टैक्स हमको नहीं मिलेगा। बताइए दर्द होगा कि नहीं? जब मोदी जी कुछ नहीं दे रहे हैं तब तो टैक्स नोच लेते हैं, कह रहे हैं कि हम ही तनख्वाह देंगे, उसका भी टैक्स हमको नहीं मिलेगा, उसका कोई और लेगा। ये तो सवाल ही नहीं उठता। तो अब कहा जा रहा है कि इसे एक्रू मान लिया जाएगा, इंडिया में हो रहा है ये। एक्रू आउटसाइड इंडिया तो हो रहा है, लेकिन इट शैल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। तो जो फॉरेन इंडियन एम्बेसीज हैं उनकी तनख्वाह डीम टू एक्रू इन इंडिया। वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं ना, भले फॉरेन में कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए ये डीम टू एक्रू है। हर केस में नहीं लगेगा, ये गवर्नमेंट ने जहां जहां बोला है वहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा इंडियन एम्बेसीज के अलावा रॉ के केस में लगेगा। ठीक है, रॉ एजेंट्स आप जानते हैं, बहुत सारी मूवीज वगैरह देखे होंगे। ठीक है, एम्बेसीज तो खुल के जाते हैं वहां पे और रॉ छुप के जाते हैं, वो होते हैं। वो भी विदेश में जाके अपने देश के बारे में पता लगाते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ये सब करते हैं, लेकिन वो धीरे से जाते हैं, चोरी से जाते हैं, वो रॉ एजेंट्स कहलाते हैं। और जो खुल के जा रहे हैं वो एम्बेसीज हैं। ठीक है, तो ये जो रॉ है इनका भी केस एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, वो बाहर ही रहते हैं, बाहर उनको तनख्वाह मिलती है, सब कुछ है। ठीक है, तो इनकी इनकम भी वही फॉरेन इनकम हो जाती है, ये नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इनकी इनकम एक्रू इन इंडिया हो रही है, इसलिए ये इंडियन इनकम है। ठीक है, नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, इसमें एक चीज और आप सीखेंगे, सिक्योरिटी लिस्टेड इन इंडिया, सिक्योरिटी इशूड इन इंडिया, ऐसे लिखना चाहिए, लिस्टेड इन इंडिया नहीं लिखना, इशूड इन इंडिया। तो तीन चीजें हो गई, इंडियन एम्बेसी, रॉ और तीसरा सिक्योरिटी इशूड इन इंडिया। इंडिया में जो भी सिक्योरिटी इशू हुई है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, व्हाटसोएवर, ये पूरी दुनिया जहान में आप कहीं भी बेचिए, एक्रू इंडिया में माना जाएगा। तो इंडिया के शेयर्स आप कहीं भी बाहर भी बेचेंगे ना, तो एक्रू इंडिया में हुआ है ये माना जाएगा। शेयर्स, डिवेंचर्स, कुछ भी जो सिक्योरिटी इंडिया की है, द सिक्योरिटी विच हैज बीन इशूड इन इंडिया, इट्स उसकी जो इनकम होगी वो ऑलवेज एक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। तो तीन चीजें आती हैं डीम टू एक्रू में, ये तीन डीम टू एक्रू का केस हो गया। क्लियर हो गया? आपको याद रहेगा। और डीम टू रिसीव का केस भी आपको पता चल गया, खुद लेने की बजाय किसी और को दिलवा दिया गया, तो इट विल बी डीम टू हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था, आपको ध्यान हो अगर, तो मैं कह रहा था कि एक्रूअल जो होता है ना, अगर परफॉर्मेंस है, वही स्लाइड ले आऊं जो मैंने लिखा था, हाँ ये रहा, परफॉर्मेंस है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो प्लेस ऑफ डील। तो नो परफॉर्मेंस वाले केस को तो समझे, अभी तक जितनी बात की है, डांस कर लिए, लेक्चर देने में गया, गाना गाने गया, सब चीज क्या हुआ, परफॉर्मेंस बेस्ड था। नौकरी कर रहा हूं तो भी कुछ परफॉर्म कर रहा हूं मैं। तो व्हाट इज दिस नॉन परफॉर्मेंस, क्या होता है? आइए एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे आपको नॉन परफॉर्मेंस क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार स्विट्जरलैंड जाता हूं, ठीक है, और स्विट्जरलैंड पे मैं एक डेस्टिनेशन पे बैठा हुआ हूं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे बैठा हुआ हूं, और अपने मोबाइल में देख रहा हूं। स्वाभाविक भी है, ऐसी बुरी लत है मोबाइल की कि इंसान देश छोड़ के विदेश गया घूमने, तो टूरिस्ट प्लेस पे गया है तो वो देखो, वहां के नजारे देखो, लेकिन नहीं, आदमी अपना मोबाइल ही देख रहा है। एक्चुअली देख भी क्यों रहे थे, अब ये भी बता दूं आपको। कुछ सेल्फी लिए थे, तो पहले तो सेल्फी ले लिए खूब पोज बना बना के, और उसके बाद अब सेल्फी देख रहे हैं कि ठीक आई कि नहीं आई। ठीक है, स्विट्जरलैंड ठीक दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन यहाँ की जो सेल्फीज है वो सही पहुंचनी चाहिए सुरक्षित इंडिया तक, वो ज्यादा जरूरी है। मेन फोकस ये नहीं था, फोकस अब कहानी का कहीं और है। थोड़ी सी मुझसे दूर बैठा एक आदमी मुझे लगातार देख रहा था, नॉन स्टॉप देख रहा था। मैं उसे नोटिस भी कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने मोबाइल में लगा हूं। लेकिन फिर मैं देख रहा हूं कुछ देर बाद, तो मैं देख रहा हूं कि वो मेरी तरफ ही कंटिन्यूअस देख रहा है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बोल दिया, भाई साहब आप लगातार मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या बात है? अब कोई मोहतरमा देख रही होती स्विट्जरलैंड में तो ठीक भी लग रहा होता। ठीक है, अब ये आदमी क्यों लगातार देखा जा रहा है, मैंने पूछ दिया, भाई साहब क्यों देख रहे हैं आप, लगातार इतनी देर से आप देख रहे हैं मुझे? तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैं खुद ही सोच रहा था आपके पास आऊं, मैं कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। एक्चुअली ये जो आपका मोबाइल है,
मैं ये इसको देख रहा था, आपने जब सेल्फी लिया तो मैं बहुत करीब था आपके, मैं ध्यान दे रहा था। इसके फीचर्स बड़े एडवांस लग रहे हैं और सेल्फीज भी बड़ी अच्छी आ रही थी, और जिस तरीके से आप फोन को यूज कर रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जो ऑप्शंस दिखे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं कंटिन्यूसली इसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं एक मोबाइल का बहुत बड़ा डीलर हूं ऑस्ट्रेलिया का, और इसीलिए मेरा फोकस आपके मोबाइल पे था। तो मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं ही इस मोबाइल का मैन्युफैक्चरर हूं, अरे ये मैं ही बनाता हूं मोबाइल, मेरी ही फैक्ट्री है ये। बड़ा खुश होता है, वो कहता है अरे भाई साहब आप ही इसके मैन्युफैक्चरर हैं। मैं कहता हूं हाँ। वो कहता है 1000 पीस, इसका रेट क्या है वो मुझसे समझता है, मैं बता देता हूं इसका रेट वगैरह क्या है। कहता है 1000 पीस का कॉन्ट्रैक्ट अभी कीजिए मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है भाई, डन है, 1000 पीस आपको मिल जाएंगे इस मोबाइल के। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इंडिया से गया था, वो ऑस्ट्रेलिया से आया था, डील बैठ के हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कर लिए हैं। अब वापस जब मैं इंडिया जाता हूं तो उसका माल भिजवाता हूं और फिर वो ऑस्ट्रेलिया से मुझे इंडिया में पेमेंट करवाता है। आपको बात समझ में आई क्या क्या हुआ? बड़ी लंबी कहानी हो गई ये तो, है कि नहीं? आपको समझ में आया इस कहानी में क्या क्या हुआ? अब ये कहानी में ही असल मजा आएगा। बायर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, सेलर जो है वो इंडिया का है, ठीक है। डील हम लोग करते हैं स्विट्जरलैंड में, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है ऑस्ट्रेलिया में, और मनी रिसीव होता है इंडिया में। भाई जब मैं वापस इंडिया जाता हूं या फिर वहीं से ऑर्डर दे देता हूं, बोल देता हूं कि एक काम करो ट्रांसफर कर दो, अपने स्टाफ को बोल दिया मैंने, और उसने भी अपना पेमेंट करवा दिया मेरे इंडियन अकाउंट में, ठीक है। मनी रिसीव होता है इंडिया में। अब इस पूरी सिचुएशन में आपको बताना है एक्रू कहां हुआ। बेटा इसमें कोई परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं होता। ये जो बिजनेस होता है ना, जिसमें माल बेचा जाता है, ट्रेड किया जाता है, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस नहीं होती। और जहां ट्रेड होती है ना, तो ट्रेड में माल की डिलीवरी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो डील होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। परफॉर्मेंस के केस में डील इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द परफॉर्मेंस के केस में परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे साथ यहां इंडिया में डील कर लिया जाए कि मुझे दुबई में पढ़ाना है, तो पता है एक्रू मेरी इनकम दुबई में हो रही है। लेकिन अगर इंडिया में मेरे साथ डील हो जाए कि मुझे माल दुबई भेजना है, तो डील इंडिया में हो गई ना, तो यही एक्रू हो गया। आप समझ पा रहे हो? जहां परफॉर्मेंस होता है तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन जहां पे सिर्फ डीलिंग होती है, ठीक है, तो जहां पे परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड नहीं है। गुड्स की डिलीवरी इज नॉट इन परफॉर्मेंस, राइट, वेयर यू नीड टू डू समथिंग। जब एक इंसान को कुछ करने की आवश्यकता है तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। गाना गाना है, नाचना है, पढ़ाना है, कोई काम करना है, राइट। तो यहां पे डील हमारी स्विट्जरलैंड में हो गई, तो एक्रू स्विट्जरलैंड में हो गया, ठीक है। और रिसीव कहां हो गया? इंडिया में हो गया। बताइए कौन सी इनकम है? ये इंडिया में रिसीव हो गया ना, इसलिए इंडियन इनकम है। जल्दी बताइए, वो ऑस्ट्रेलिया में धड़ से मुझे एक अटैची पैसा पकड़ा देता, लो एक बैग पैसा उसने पकड़ा दिया वहीं, तो एक्रू डील स्विट्जरलैंड में हो गई थी और पैसा रिसीव भी स्विट्जरलैंड में हो गया। ये कौन सी इनकम हो जाती? मेरी फॉरेन इनकम हो जाती। Any income chargeable under the head salary payable by government of India to a citizen of India for his services outside India shall be deemed to accrue or arise in India। कह रहा है कोई भी इनकम जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सिटीजन ऑफ इंडिया को देती है ताकि वो इंडिया के बाहर काम करे। ये बात किसकी कर रहा है? एम्बेसी और रॉ की बात कर रहा है। सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, सिटीजन ऑफ इंडिया को देती है, इंडिया के बाहर काम करने का देती है, उसको डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया कहेंगे, उसको डीम टू एक्रू इन इंडिया कहा जाता है। बता दिया मैंने, ये बात भी बता दिया आपको, डीम टू एक्रू का मतलब। फॉरेन इनकम क्या होती है? अगर इनकम नीदर एक्रू हो रही है नॉर रिसीव हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फॉरेन इनकम है। द इनकम इज नीदर रिसीव नॉर इट इज डीम टू रिसीव इन इंडिया नॉर इट एक्रूज नॉर इट इज डीम टू एक्रू इन इंडिया इज फॉरेन इनकम। ना तो रिसीव हुई है, ना एक्रू हुई है, ना डीम टू रिसीव हुई है, ना डीम टू एक्रू हुई है। अगर इंडिया में कुछ भी नहीं हुआ इंडिया में, तो फॉरेन इनकम है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैचिंग। मैचिंग सबसे मजेदार चीज होती है।
तीन तरीके के पर्सन हो गए, ROR, NOR और NR। और दो तरीके की इनकम हो गई, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यही तो वो है जिसको हमारी सरकार एकदम गले लगा लेती है, एकदम लपट लेती है, कहती है तुम मेरे हो, मेरे 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 हो, ठीक है, वो है ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। वो इस साल भी रेजिडेंट है और नॉर्मली रेजिडेंट रहता है। तो भाई तुम अगर मेरे हो तब तो दुनिया जहान में कहीं भी कुछ भी कमाओगे टैक्स यहीं दोगे भाई, तुमको इंडियन इनकम फॉरेन इनकम सब पे टैक्स देना है। तो ये बंदा इंडियन इनकम पे और फॉरेन इनकम पे दोनों पे टैक्स देगा। नॉन रेजिडेंट कौन होता है? सीधे तीसरे वाले पे आइए, नॉन रेजिडेंट। तुम मेरे नहीं हो, मेरे नहीं हो तो क्या हुआ, इनकम तो मेरी है, इंडियन इनकम, इस पे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। तो ये जो होता है नॉन रेजिडेंट, ये इंडियन इनकम पे टैक्स देता है। अब आपको मुझे खुद से सोच के बताना होगा कि RNOR किस पे टैक्स देता होगा, क्या इंडियन इनकम पे देता होगा? तो मुझे तो लगता है इस पे किसी को सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि कोई है ऐसा जो इस पे भी सोच रहा है कि क्या होता होगा। कोई नहीं सोच रहा होगा। इंडियन इनकम पे तो हम नॉन रेजिडेंट तक से टैक्स ले लिए, अरे जो मेरा नहीं था उससे ले लिए। RNOR तो इस बार मेरा है, थोड़ा कम मेरा है, ठीक है, क्योंकि रेजिडेंट है लेकिन नॉर्मली रेजिडेंट नहीं रहता है तो थोड़ा कम मेरा है। आप हमेशा ऐसे बोलिएगा, ROR मेरा है, RNOR थोड़ा थोड़ा मेरा है, NR मेरा नहीं है। याद रहेगा आपको, ROR मेरा है, RNOR थोड़ा थोड़ा मेरा है, NR मेरा है ही नहीं। तो NR जो मेरा नहीं है उससे हम इंडियन इनकम पे ले लिए, तो जो थोड़ा थोड़ा मेरा है उससे लेंगे कि नहीं? क्योंकि जो पूरा मेरा होता है उससे तो सारी इनकम पे टैक्स ले लेते हैं। तो RNOR से इंडियन इनकम पे तो लेंगे ही आप, इसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है क्या फॉरेन इनकम पे टैक्स लेना है? तो देखिए मैं एक लाइन कैसी बना रहा हूं, डॉटेड लाइन, मतलब कभी लेना है कभी नहीं भी लेना है, लाइन है भी नहीं भी है, डॉटेड लाइन है, टुकड़ी टूटी टूटी। बस यही तो आपको सीखना है, और क्या सीखना है, बाकी तो सब हमको पता है। ROR सारी इनकम पे टैक्स देता है, NR सिर्फ इंडियन इनकम पे देता है, RNOR जो होता है वो फॉरेन इनकम पे कब टैक्स देता है, यही तो जानना है। आइए जानते हैं कब देगा। देखिए फॉरेन इनकम 5 हिट की हो सकती है, सैलरी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, PGBP हो सकती है, कैपिटल गेन हो सकती है, IOS हो सकती है। सैलरी पे नहीं देना, HP पे भी नहीं देना, कैपिटल गेन पे भी नहीं देना, IOS पे भी नहीं देना। अगर PGBP है तो दो बातें, कंट्रोल बिजनेस का कहां से है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है बिजनेस का, या कंट्रोल बिजनेस का आउटसाइड इंडिया है। अगर कंट्रोल इंडिया से है तो RNOR टैक्स देगा, इस पे भी नहीं देगा। अभी बस समझिए, अभी इसका मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया वगैरह आप कंफ्यूज हो रहे होगे, बस रटो अभी तो, अभी 2 मिनट में आपको क्लैरिफाई करते हैं, अभी दिमाग में वर्ड तो बैठ जाए कम से कम, कहां टैक्स देना है कहां नहीं देना है। तो RNOR इंडियन इनकम पे देगा, लेकिन फॉरेन इनकम में सिर्फ PGBP हेड की इनकम का देगा, फॉरेन इनकम सिर्फ PGBP हेड का देगा, वो भी अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तब। आइए समझाता हूं। बताइए RNOR है, ठीक है, आपको इनकम कौन सी है पहले ये बताना होगा, ठीक है। एक्रू इन इंडिया,
रिसीव्ड इन जर्मनी, एक्रू इन इंडिया रिसीव्ड इन जर्मनी, तब तो ये इंडियन इनकम हो गई भाई। इस पे टैक्स देगा RNOR? हाँ देगा, ठीक है, इस पे तो टैक्स देगा ही, ये तो टैक्स देगा ही देगा, इस पे टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एक्रू इन जर्मनी और रिसीव्ड इन जर्मनी, दोनों ही चीज जर्मनी में हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉरेन इनकम। क्या इस पे टैक्स देगा? अब प्रश्न उठता है कि क्या बिजनेस, ये जो बिजनेस है इसका कंट्रोल कहां है? बिजनेस का कंट्रोल कहां है, ये जानना है आपको, बिजनेस का कंट्रोल कहां है। तो अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझिए, कैसे एक इनकम एक्रू और रिसीव दोनों जर्मनी में हो गई। मान लीजिए मेरा जर्मनी में एक शोरूम है कपड़े का, ठीक है, तो एक बात बताइए, कपड़े का शोरूम जर्मनी में है, रिटेल आउटलेट है, कहां पैसा एक्रू होता है? अरे सारी डील वहीं होती होगी, जो भी वहीं पे शोरूम है ना, तो जो लोग आते होंगे अपना वहीं पे पसंद करते होंगे सामान को, तो बस जहां पसंद किए डील हो गई, मतलब बिलिंग विलिंग जहां हो गई, हो गया एक्रू वहीं, वहीं तो डील हो जाती होगी ना, हाँ भाई दे दो, बस डील। क्या होता है बिजनेस के केस में, जैसे ही कस्टमर ने कहा कि ये सामान मुझे दे दो, हो गया, एक्रू हो गई इनकम। कस्टमर ने कहा ये सामान दे दो तो एक्रू हो गई। तो शोरूम अगर मेरा जर्मनी में है तो सारा एक्रूवल कहां होता है? जर्मनी में ही। पैसा कहां रिसीव होता है? वही जर्मनी में। अब कंट्रोल का मतलब क्या है पता है? इस बिजनेस को कंट्रोल मैं इंडिया से करता हूं, मैं फोन पे बोलता हूं एक काम करो 10% डिस्काउंट लगाओ सारे प्रोडक्ट पे, एक काम करो सेल बंद करो, अब डिस्काउंट बहुत हो गया, अब जरूरत नहीं है, ठीक है, ये माल यहां से खरीदना है, इतने में बेचना है, प्राइस का टैग इतना रुपया लगाओ, एक काम करो इस वाले प्रोडक्ट को डिस्प्ले पे लगाओ, जरा शोरूम कैसा दिख रहा है जरा फोटो भेजो तो, अच्छा ये चीज ऐसे कर दो, ये चीज ऐसे कर दो। तो अब बताइए बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? शोरूम मेरा कहां है? जर्मनी में है, वहीं पे सारा अप्रूवल होता है, वहीं रिसीव होता है, इनकम फॉरेन है, लेकिन ये बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से हो रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल था कि नहीं था कि मैं जर्मनी से ही बिजनेस को कंट्रोल करता हूं, मैं वहीं रहता हूं, वहीं से कंट्रोल करता हूं? हाँ, तो अगर मैं RNOR होता भी तो इस पे टैक्स नहीं देता फिर। हाँ, लेकिन अगर मैं इंडिया से कंट्रोल कर रहा हूं, RNOR हूं, तो भी टैक्स दूंगा। आया समझ में कंट्रोल का मतलब? कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है, अक्रूवल और रिसीव कहां हो रहा था? अगर जर्मनी में शोरूम है तो ऑब्वियसली जर्मनी में दोनों चीज ही हो रहा है, ये इनकम फॉरेन इनकम है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट सिटिंग इन इंडिया आई एम कंट्रोलिंग दैट बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के केस में कंट्रोल देखा जाता है यहां पे, और प्रोफेशन के केस में सेटअप कहां पे है? ओरिजिनली प्रोफेशन सेटअप कहां है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको प्रोफेशन सेटअप का भी। विदेश से कोई इंडिया घूमने आता है और वो एक होटल में स्टे करता है, तो होटल के रिसेप्शन पे उसने एक बड़ा ही कारीगरी का काम देखा, बड़ा ही बेहतरीन कारीगरी का काम देखा उसने। तो उसने होटल पे जो रिसेप्शन पे बंदा था उससे बोला कि ये काम किसने किया है मुझे बताइए, मुझे इस बंदे से मिलना है जिसने ये काम किया आपके होटल में। तो उसने मेरा नंबर दे दिया उसको, मैंने ही किया था ना वो सुंदर काम। ठीक है, तो वो जो फॉरेनर आया हुआ था वो मुझसे बात करता है, कहता है कि राज जी आपने तो बड़ा जबरदस्त काम किया है वो उस होटल में, मैं एग्जैक्टली वही काम अपने होटल में चाहता हूं जो कि जर्मनी में है। वो एक होटल वाला था। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, चलिए आपका जर्मनी में ये काम करा देते हैं। मैं चला गया जर्मनी, वहीं पे मैंने परफॉर्म कराया, वो काम करवाया और वहीं पे मैंने पैसे रिसीव भी कर लिए। ठीक है, मैंने कोई सामान मन बेचा है, कोई डील वाली बात है नहीं, परफॉर्म किया है मैंने वहां पे, पूरा बैठ के आर्किटेक्चर डिजाइन करके उसका पूरा एग्जीक्यूट करवाया वहां पे, वहीं पे पैसे मैंने रिसीव कर लिए। ये इनकम कौन सी है बताइए मुझे? एक्रू भी वहीं हुआ है, रिसीव भी वहीं हुआ है, ये फॉरेन इनकम है। ठीक है, अब ये प्रोफेशन से रिलेटेड था। मेरा प्रोफेशन सेटअप कहां पे है? इंडिया में है, मेरी तो ऑफिस वगैरह सब कुछ इंडिया में है। तो बिजनेस के केस में कंट्रोलिंग देखी जाती है, प्रोफेशन के केस में सेटअप देखा जाता है। अगर सेटअप इंडिया से है तो अगर मैं RNOR भी हूं तो टैक्स दूंगा इंडिया में, फॉरेन इनकम होते हुए भी टैक्स देना होगा क्योंकि प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है। समझ में आया सबको?
तो देखिए ये कॉलम है ROR का, ये कॉलम है RNOR का, और ये कॉलम है NR का। ये है इंडियन इनकम। इंडियन इनकम में कोई भी हो टैक्सेबल इन इंडिया ही होता है। ये देखिए तीनों के केस में टैक्सेबल हो गया इंडियन इनकम। फॉरेन इनकम के केस में, ROR ही वो बदनसीब है जो टैक्स देगा। नॉन रेजिडेंट फॉरेन इनकम पे देगा क्या? ये तो नहीं देगा, नॉट टैक्सेबल। RNOR दे सकता है क्या? हाँ, फॉरेन इनकम पे देगा अगर वो PGBP की इनकम है, बिजनेस है तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होना चाहिए, प्रोफेशन है तो सेटअप इन इंडिया होना चाहिए। कहता है टैक्सेबल इंडिया इफ बिजनेस कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया और द प्रोफेशन इज सेटअप इन इंडिया। टैक्सेबल है लेकिन सिर्फ PGBP की इनकम होती है, बिजनेस कंट्रोल इंडिया का होना चाहिए, प्रोफेशन सेटअप इंडिया का होना चाहिए। अब आप याद करने जा रहे हैं तीन चीजों को, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये तीन ऐसी चीजें हैं कि अगर ये इंडियन कंपनी के द्वारा आपको, इंडियन कंपनी से आपको रिसीव होती है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव होती है, तो ये हमेशा टैक्सेबल इन इंडिया होती है। तीन चीजें याद रखिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। मेरे साथ साथ बोलिए, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज अगर कहां से रिसीव हो जाए, इंडियन कंपनी से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो आप कौन हो, कहां हो, कैसे हो, ये सब नहीं देखेंगे, वो टैक्सेबल इन इंडिया ही होगा। क्या क्या? इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, टैक्सेबल इन इंडिया। जल्दी बताइए, एक इंडिया का बॉन्ड है, इंडियन बॉन्ड है, सोल्ड इन दुबई, मनी रिसीव्ड इन दुबई। बताइए क्या होगा? इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है, इंडियन बॉन्ड है, मतलब इंडिया की कंपनी का कोई बॉन्ड है, सेल हो रहा है दुबई में, वहीं पैसा रिसीव हो रहा है। आपको मैंने बताया कि अगर इंडियन सिक्योरिटी है तो उसकी इनकम एक्रूड इन इंडिया ही मानी जाती है, भले वो दुबई में बिक जाए। ये बात बताए थे कि नहीं? देखिए कहां कहां एक्रूड, डीम टू एक्रूड माना जाता है, इंडियन एम्बेसीज, रॉ और सिक्योरिटी इशूड इन इंडिया वाला। ठीक है, तो ये डीम टू एक्रूड हो जाएगा, इसलिए इंडियन इनकम है। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन 1 देखने जा रहे हैं। इसमें आपको बताना होगा, एक पर्टिकुलर इनकम बताई जाएगी और आपको बताना होगा इस पे कौन कौन टैक्स देगा इंडिया में। क्या ROR देगा, क्या RNOR देगा, क्या NR देगा? तो देखिए ये पहला कॉलम है ROR का, फिर दूसरा कॉलम है RNOR देगा कि नहीं, और ये तीसरा है NR देगा कि नहीं। तीनों में यस 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 लिखा है, मतलब तीनों देंगे। तो आपको हमेशा ऐसे ही बोलना है, यस यस यस। अगर मान लीजिए पहले दूसरे देंगे, तीसरा नहीं देगा, तो आप बोलेंगे यस यस नो। तो ऐसे कई सारी इनकम आती जाएगी, आप देखते जाएंगे और बताते जाएंगे। ठीक है, रीजन में रीजन लिखा है कि क्यों तीनों देंगे। ठीक है, और इधर नेचर ऑफ इनकम में इनकम की बात की गई है, यानी ये वाला कॉलम जो है ये क्वेश्चन है और इतना बाकी सब आंसर है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसको मैक्सिमाइज कर दूं और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रखूं। कैसा रहेगा? आंसर क्यों दिखाऊं आपको? आप क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए। रेंटल इनकम ऑफ 36,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया ऑन May 10, 2020. इट मे accrue आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया। कह रहे रेंटल इनकम इंडिया में रिसीव हुई है 36,000 रुपए की, एक्रू कहां हुई हमको नहीं मालूम है। एक्रू कहां हुई है ये नहीं बता रहा है। अरे अब बताओ चाहे मत बताओ, रिसीव हो गई इंडिया में, इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम पे कौन टैक्स देगा? तीनों देंगे, तो इसीलिए तीनों में यस 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 लिखा था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपने सॉल्यूशन देख लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन से आपको आंसर करना है। ठीक है, एकदम तैयार रहिएगा। इंटरेस्ट इनकम ऑफ 46,000 एक्रूज इन इंडिया। देखिए इंटरेस्ट इनकम तो सभी के लिए टैक्सेबल होती है, लेकिन वहां पे एक बात कही गई थी, इंटरेस्ट इनकम किसकी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ये इंटरेस्ट इंडियन कंपनी की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ऐसा तो बोल नहीं रहा है। तो बाकी केस में तो हमको एक्रू रिसीव ये सब देखना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम ऑफ 46,000 एक्रूज इन इंडिया, कहता है 46,000 की एक्रू इन इंडिया हुई है March 31, 2021 को। इट मे बी रिसीव्ड इंडिया और आउटसाइड इंडिया। कह रहा है कि एक्रू तो इंटरेस्ट इंडिया में हो गई है,
अब मिलेगा कहां ये हमको नहीं पता है, क्योंकि ये 31 मार्च को एक्रू हुई है, तो रिसीव तो होगा 31 मार्च के बाद अगले फाइनेंशियल ईयर में। तो कह रहा है अब रिसीव कब होगा, कहां होगा, ये सब तो नहीं मालूम है हमको। एक्रू इंडिया में हो गई है, बताओ क्या करें। तो भाई साहब अगर एक्रू हो गई चाहे रिसीव हो गई, कुछ भी हो गया एक काम, तो इंडियन इनकम हो गई इंडिया में होने से, और इसलिए टैक्सेबल फॉर ऑल हो जाएगा। तो तीनों में ही यस 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 होना चाहिए बेटे। देखिए बड़ा बड़ा यस 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 दिख गया आपको। आइए थर्ड इलस्ट्रेशन देखिए। इनकम ऑफ 56,000 इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मेरा तो मन ही नहीं करता आगे पढ़ने का क्वेश्चन। अरे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो गया तो भी इंडियन इनकम हो गई, और तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा कि नहीं। डीम टू रिसीव, रिसीव, डीम टू रिसीव, एक्रू, डीम टू एक्रू, कुछ भी हो जाए भाई, तीनों में यस 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 होना चाहिए। देखो कैसा लगा आपको। चौथा, चौथा है इनकम ऑफ 66,000 इज डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया। डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। भाई साहब मत बताओ अब आगे, नहीं जानना मुझे। डीम टू एक्रू राइज हो गया ना इंडिया में, इंडियन इनकम है, सभी कोई टैक्स देंगे। आओ देखो यस यस यस। चलिए पढ़िए। बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम ऑफ 76,000 है, इज रिसीव्ड और एक्रूड आउटसाइड इंडिया। रिसीव्ड एक्रूड दोनों आउटसाइड इंडिया है, तो यानी ये हो गई फॉरेन इनकम, ठीक है। लेकिन बिजनेस की है, पीजीबीपी हेड की फॉरेन इनकम है ये ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, और प्रोफेशन की अगर बात करें तो वो सेटअप आउटसाइड इंडिया है। तो फॉरेन इनकम है, आरओआर तो टैक्स देगा। आर एनओआर पीजीबीपी की फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है, इसलिए इस आर एनओआर भी नहीं देगा। और नॉन रेजिडेंट तो देता ही नहीं है फॉरेन इनकम पे टैक्स, नॉन रेजिडेंट नहीं देगा फॉरेन। भाई इनकम हमारी नहीं, बंदा हमारा नहीं, तो टैक्स किस बात का हमारा। अरे कुछ तो हमारा हो, बंदा हमारा हो या तो इनकम हमारी हो, कुछ भी नहीं। तो यहां देखिए यस नो नो हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा मेरे बच्चों। मुझे बताओ अगर यहां पे लिखा होता सारी बातें यही कि ये पीजीबीपी की इनकम है, फॉरेन इनकम है, एक्रू रिसीव सब बाहर हो रही है, लेकिन ये कंट्रोल हो रहा है बिजनेस इंडिया से, तब आप क्या बोलते? प्रोफेशन अगर है तो सेटअप इन इंडिया है तो क्या बोलते? तो आरओआर के साथ साथ आर एनओआर भी टैक्स दे देता, फिर हो जाता यस यस नो, हो जाता कि नहीं। अगला पॉइंट नंबर 6 वाला क्वेश्चन यही है कि अगर मान लो सिचुएशन 5 में ये कंट्रोल इंडिया से हो रहा था, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो क्या होता? तो यस यस नो हो जाता, यस यस नो हो जाता। सेवेंथ पॉइंट देखेंगे। रेंटल इनकम और सैलरी इनकम ऑफ 86,000 इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। रिसीव हो रहा है आउटसाइड इंडिया। एट द सेम टाइम इट एक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया। रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एक्रूज भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है। ओ हो, ये तो पूरा पूरा फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम पे कौन टैक्स देता है? बस एक ही बदनसीब है जो फॉरेन इनकम पे भी टैक्स देगा, वो है आरओआर। क्या आर एनओआर देगा? नहीं, आर एनओआर ना सिर्फ पीजीबीपी हेड वाले में देता है टैक्स, वो भी जब बिजनेस कंट्रोल इंडिया से होता है। तो बाकी हेड का तो देगा ही नहीं ना, रेंटल सैलरी ये सब का नहीं देगा, ठीक है। इस पे सिर्फ आरओआर देगा। तो यस नो नो आंसर होगा, यस नो और नो। Eighth, a gift of rupee 2 lakh received outside India by an individual on November 6, 2020 from a friend. 2 लाख रुपए का गिफ्ट मिला है आउटसाइड इंडिया। तो रिसीव तो आउटसाइड इंडिया, एक्रू कहां हुआ है? बेटा गिफ्ट एक ऐसी चीज है जो एक्रू नहीं होती। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है जिससे गिफ्ट एक्रू हो गया? मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि जैसे आज आपका बर्थडे, आप कहोगे गिफ्ट एक्रू हो गया मेरा, अब तो मिलना चाहिए मुझे। अरे नहीं भाई, देने वाले की मर्जी, दे चाहे ना दे।
ऐसा कुछ आप कर दोगे कि गिफ्ट एक्रू हो जाएगा कि आपको अब मिलना चाहिए गिफ्ट? नहीं भाई, दुकान थोड़ी ना खोल के बैठो कि माल बेच दियो पैसा मिलना चाहिए। गिफ्ट एक्रू नहीं होता, गिफ्ट बस रिसीव होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो एक्रू या रिसीव दोनों में से कोई एक इंडिया में होना चाहिए। तो गिफ्ट के केस में तो एक्रू होता ही नहीं है, तो सिर्फ रिसीव ही देखा जाएगा। जहां रिसीव वैसी इनकम, अगर आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है तो फॉरेन इनकम हो गई। तो गिफ्ट के केस में बस रिसीव देखते हैं, क्यों? क्योंकि एक्रू होती ही नहीं है गिफ्ट। तो ये फॉरेन इनकम हो गई, लेकिन आरओआर तो देगा ही ना टैक्स, आरओआर तो सभी पे देता है टैक्स, ये देगा नो और फिर नो। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ, गिफ्ट ऑफ रुपी 1 लाख रिसीव्ड इन दिल्ली बाय एन इंडिविजुअल ऑन नवंबर 20-21 प्रीवियस ईयर में दिल्ली में रिसीव हुआ है। तो रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, इंडियन इनकम हो गई, सारे टैक्स देंगे। जैसे मान लीजिए विदेश से एक बंदा आता है, ठीक है, और उसको हम इंडिया में, विदेश से मेरा एक दोस्त आता है, इंडिया में हम उसको 1 लाख रुपए दे देते हैं, क्या उसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में? हाँ देना पड़ेगा, गिफ्ट की इनकम हो गई उसकी, ठीक है। अदर सोर्सेज में गिफ्ट टैक्सेबल होता है, ये इंडियन इनकम है। यस यस यस। इनकम ऑफ 96,000 अर्न एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन इनकम। 16-17 में हुआ था भाई, 16-17 में अर्न और रिसीव किए थे, तो ये 16-17 की इनकम है, इस साल से कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए फिर। बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया इन 20-21, लेकिन वो जो इनकम कमाए थे आप विदेश में, उस इनकम को आप इंडिया ले आए। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे विदेश में आपने खाता खोल रखा होगा, वहां पैसे रिसीव किए होंगे, वहां से पैसा अपने इंडियन खाते में ट्रांसफर कर लिया। तो पैसा हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये इनकम नहीं होती, इस पे कोई टैक्स नहीं होता है, ठीक है। जब इनकम कमाए थे तब टैक्सेबल होगा। तो 16-17 में कमाए थे तो ये 16-17 में टैक्सेबल होगा। इस साल किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। ये तो पैसा लाए हैं ना, ठीक है। जैसे अगर ऐसे होने लग गया था तो हम जैसे इनकम कमाए तो टैक्स दिए, जब इनकम कमाए थे तो जेब में पैसा रखे थे तो टैक्स दिए, फिर जेब से निकाल के बैंक में जमा कर दिए तो फिर टैक्स देंगे क्या? फिर बैंक से निकाल के फिर जेब में डाल देंगे तो फिर टैक्स देंगे क्या? अरे नहीं भाई, एक बार जब कमाए तब टैक्स देना है। पैसा इधर उधर घुमाओगे इससे थोड़ी ना टैक्स लगेगा, ठीक है। नहीं तो फिर तो ऐसे होने लग जाता, मान लो जैसे हम पैसा कमाए, ठीक है, हमको सैलरी मिली, हम टैक्स दे दिए। जैसे ही घर पैसा लेके जाते हैं कि ये देखो तनख्वाह मिली है, बीबी झपट लेती है खर्च से पैसा पूरा लेके उसको गुल्लक में डाल दी, ठीक है। और फिर एक दिन गुल्लक तोड़ के फिर निकल गया गुल्लक से, तो फिर जब निकलेगा गुल्लक से तो फिर क्या, हाँ इनकम आ गई, सरकार कहेगी टैक्स दो। नहीं भाई, इनकम तो पहले ही आ गई थी ना, ये तो इस बार बाहर आया है पैसा, ठीक है। अभी तक तो हड़पा हुआ पैसा था वो, राइट। तो लाइटर मोड, मजाक की बात, ठीक है। तो व्हाट वाज टू एक्सप्लेन यू एस कि जब इनकम कमाते हैं तब टैक्सेबल होती है, वो इधर उधर रेमिट करने से टैक्सेबल नहीं होती। तो ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। आंसर वुड बी नो, नो एंड नो। इनफैक्ट दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द चैप्टर। कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं, प्रोविजन सारे हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिस हमारी पूरी नहीं हुई है। तो अभी हम लोग इस पे एक क्लास और करेंगे जिसमें कुछ एमसीक्यूज करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग और स्ट्रांग हो जाएं इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। विल स्टॉप हियर। एक कहानी है जो सबको सुनानी है। बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज, वो बनारस का बंदा था पढ़ाई में बड़ा तेज, वो क्लास में करता टॉप, ऐसा था ब्रेव वो। सीए बनने की मन में उसने ठानी थी, अपने हाथों लिखी अपनी कहानी थी, मेहनत और लगन से करके दिखाया था। बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था, बनारस का बंदा देखो ऑल इंडिया रैंक लाया था, पर महंगी पढ़ाई से परेशान था। इसी वजह से शुरू किया स्टडी एट होम, स्टडी 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 एट होम, स्टडी 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 एट होम, स्टडी 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 एट होम। देश के लिए कुछ करके दिखाना था, कुछ करके दिखाना था, भारत को पढ़ाना था, कम फीस में उनको काबिल बनाना था।
देखते ही देखते मुकाम वो पा गया, बनारस का बंदा देखो भारत में छा गया। ग्लोबल टीचिंग में इनका बड़ा नाम है, लाखों बच्चों की देखो ये जान है। सोनू सूद ने दिया इनको IFA अवार्ड था, योगी सरकार से मिला इनको रिवॉर्ड था। मोदी से मिला इनको सम्मान है, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड पर लिखा अपना नाम है। बनारस का बंदा देखो दिलों पे छा गया, जानना चाहोगे क्या तुम क्या उसका नाम है? राज के अग्रवाल इनका नाम है, राज के अग्रवाल इनका नाम है।